है बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आज सेट नंबर 14 में। और आज देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है बच्चे? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, और जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जब भी हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा बच्चे कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब ठीक है जल मिलता है 12H2 तो यह क्या होगा क्लोरोफिल और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में यह बना लेता है। क्या बनाएगा बच्चे? तो ये बनाएगा ठीक है 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया में 6O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है प्लस 6H2O भी बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या क्या आवश्यक होता है। तो बच्चे सबसे पहले CO2 की आवश्यकता होती है, दूसरे आपको जल की आवश्यकता होती है, तीसरा आपका ठीक है क्लोरोफिल चाहिए। और आपको पता होगा कि क्लोरोफिल में क्या होता है बच्चे? तो मैग्नीशियम आयन होता है। और ये मैग्नीशियम आयन जो है फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कराने के लिए आवश्यक होगा। और उसके बाद क्या चाहिए बच्चे? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सूर्य का प्रकाश या लाइट चाहिए। क्या चाहिए? फोटोन ऊर्जा चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा इसको। और यहीं पर क्या होता है कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन आपको लाइट रिएक्शन कहा जाता है जो ग्रेना में होगा, और दूसरा रिएक्शन ठीक है आपको डार्क रिएक्शन कहा जाता है जिसके तहत ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यह आपको डार्क रिएक्शन कहलाता है। तो बच्चे ध्यान में रखना है कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन और आपका जो स्ट्रोमा होता है उसमें डार्क रिएक्शन होगा। यहां देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होता है? तो ये एक पॉइजनस गैस है, काफी अधिक पॉइजनस गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको किस वर्षा के लिए? तो अम्ल वर्षा के लिए एक उत्तरदायी गैस होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जनरली बच्चे H2O मतलब जल होता है। H2O मतलब क्या होगा? जल होगा। जरा देखिए जल का कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले H2O बच्चे ये हाइड्रोजन क्या हुआ? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा डाई ठीक है हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। एकदम ध्यान में रखना है आपको, क्या बोलते हैं इसको? तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे। और दूसरी बात क्या कि बच्चे एकदम याद रखना है कि जल स्वादहीन होता है। दूसरी बात क्या कि यह रंगहीन होगा, ठीक है रंगहीन होता है, और ठीक है गंधहीन भी होता है यानी टेस्टलेस होगा, ठीक है इसके बाद कलरलेस होगा, और अंत में क्या होगा? तो ये गंधहीन होगा यानी इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है, स्मेल लेस होता है बच्चे। और H2O इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H2O में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है बच्चे। कौन सा बॉन्ड होगा? तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है H2O में। और H2O को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक विलायक कहेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और इसमें हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं जिसके कारण इसका विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है। इसका ठीक है डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि द्विध्रुव आघूर्ण के अधिक होने के कारण ही यह सब कुछ को अपने में घुला लेता है। तो जल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपको अभिकारक है, याद रखिएगा बच्चे। तो ये आंसर हो गया विलायक है जल, तो जल हो गया।
ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ऑक्सीजन आपको क्या है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जबकि हाइड्रोजन H2O होता है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बच्चे एकदम याद रखना है आपको, ठीक है, कंसोलिडेटेड वे में याद रखना है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण ही आपको क्या कहलाता है? जल कहलाता है। एक चीज और जो रेगुलर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, H2O, तो H2O यानी 1 × 2, ये देखिए इसका अनुभार प्लस क्या होगा? अनुपात देखिए ऑक्सीजन यानी 16 हो गया। यानी इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में होते हैं? तो 1:8 में होते हैं, 1:8 में होगा बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, 1 अनुपात क्या होगा? 8 में होगा। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में? तो 1:8 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। बिच्छू में श्वसन या सांस लेने वाला अंग कौन होता है? तो बिच्छू में श्वसन अंग जो होता है बुक लंग्स होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बुक लंग्स याद रखिएगा, बुक लंग्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुक लंग्स कहा जाता है, याद रखना है आपको। बुक लंग्स यानी डी नंबर आपको होगा। गिल, मछलियों में गिल आपको श्वसन यंत्र होता है। गिल के द्वारा मछलियां क्या करती है? श्वसन करती है। सरीसृप वर्ग, ध्यान दीजिएगा, सरीसृप वर्ग और आपको स्तनधारी वर्ग में क्या होगा? श्वसन लेने का अंग फेफड़ा होता है। क्या होगा? फेफड़ा होता है। जबकि मत्स्य वर्ग में सारे आपको किसके द्वारा? आपको गिल्स के द्वारा सांस लेता है। फेफड़ा के द्वारा मैंने बताया आपको, सरीसृप ले लीजिए, ठीक है, मत्स्य ले लीजिए, सरीसृप ले लीजिए, फिर लेते हैं, ठीक है, आपको स्तनधारी, क्या करते हैं? स्तनधारी और पक्षी, ठीक है, पक्षी, ये सभी जो है आपको फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। आपको पता होगा बच्चे लोग कि मेढक जो है वो 3 तरीके से सांस लेते हैं। पहला आपको त्वचा के माध्यम से, दूसरा अगर जल में चला गया तो गिल्स के माध्यम से, ठीक है, आपको अंत में किसके माध्यम से? तो फेफड़ा के माध्यम से। और याद रखना है कि मेढक में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन से की कमी से होता है? तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए स्कर्वी, तो स्कर्वी यानी विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे? स्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। और इसकी कमी से आपको पता होनी चाहिए कि क्या होगा? तो आपको स्कर्वी हो जाता है। ये त्वचा संबंधी रोग है। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है बच्चे। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब देखिए विटामिन के को हम क्या कहेंगे? तो फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहा जाता है बच्चे। तो एकदम याद रखना है आपको कि स्कर्वी किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज। जबकि विटामिन के का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि। फिर अगर बात करें हम लोग किसकी? तो विटामिन डी का तो सबसे बड़ा स्रोत सनशाइन होता है बच्चे, यानी सूर्य का प्रकाश होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन यकृत में होता है, इसका संग्रह कहाँ होता है? तो बच्चे 2 जगह पर आपको संग्रह होता है। कहाँ कहाँ? तो यकृत तथा पेशियों में, यकृत तथा पेशियों में। ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज परिवर्तित होकर ग्लाइकोजेन में बदलता है। और यह ग्लाइकोजेन कहाँ संग्रहित होगा? तो 2 जगह संग्रहित होता है बच्चे। पहला जगह कौन है? तो यकृत है, और दूसरा पेशियां है, मसल्स है, यानी यहां पर संग्रहित होगा। ग्लूकोज आपको परिवर्तित होगा किस में? ग्लाइकोजेन में। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में संचित भोजन किसके रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है बच्चे। क्या होगा? ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। याद रखिएगा कि यकृत सबसे बड़ा क्या है? आंतरिक अंग होता है, और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है यकृत, ठीक है। यकृत में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई तो जॉन्डिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा? जॉन्डिस। यकृत जो है वो पित्तरस यानी लिवर जो है वो पित्तरस यानी बाइल जूस सेक्रेट करता है बच्चे, एकदम याद रखिए। या विषैले पदार्थ को विषहीन कर देने का भी कार्य करता है, यानी पॉइजनस सब्सटेंस अगर आपने खा लिया है किसी प्रकार से तो उसको विषहीन करने का कार्य कौन करेगा? तो आपका यकृत करता है। याद रखिए कि इसमें
यूरिया का निर्माण होता है और कुछ भोजन का संचयन भी यहाँ, संश्लेषण भी यहाँ होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई इत्यादि का। याद रखना है कि तिल्ली, तिल्ली किसको बोलते हैं, स्प्लीन किसको बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए स्प्लीन किसको बोलेंगे। तो बच्चे स्प्लीन जब भी चर्चा होती है स्प्लीन की तो याद रखिएगा स्प्लीन जो है शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है और ठीक है आरबीसी का कब्रगाह भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ जाकर के आरबीसी क्या होता है, समाप्त हो जाता है बच्चे। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां देखिए निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। तो बच्चे संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, तो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि याद रखिएगा एक्स्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए, किसके लिए, एक्स्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए आपका ठीक है आपका कौन आवश्यक है, कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। बच्चे लोग दो बातें आपको बहुत आवश्यक है जानना। एक तो ये जानना है कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए लाभदायक भी है और आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है LDL, ठीक है, आपको लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। बच्चे ये आपके लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है, HDL आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। याद रखिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है इसको। लेकिन यहीं पर आपका जो LDL है ये बहुत हानिकारक होता है और ये आपके ठीक है धमनी और शिरा में जाके जम जाता है और यहीं से बीमारी उत्पन्न करता है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, याद रखना बच्चे, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और यही आपको क्या करता है कि रक्तचाप की समस्या को बढ़ाने का एक मुख्य कारण होता है। ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में संचित रहता है, याद रखिएगा हमारे शरीर में संचित रहता है। वह स्टार्च जो मनुष्य के शरीर में संचित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेन कहते हैं। और अंत में आइए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण और नियमन करता है। रक्त शर्करा का नियंत्रण और नियमन कौन करता है, तो इंसुलिन करता है बच्चे। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण ज्ञात करें। तो बच्चे आपको पता है कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान, याद रखिएगा। यानी आपको क्या कह रहे हैं, यहां देखिए बच्चे क्या होगा, बल F और द्रव्यमान M, ठीक है, ए बराबर F बटे M। अब देखिए F का वैल्यू कितना है, 240 न्यूटन है और बटे M का वैल्यू कितना है, तो 80 है। काट दीजिए इसको, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो याद रखना है कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, यानी F बराबर dp/dt होता है बच्चे, F बराबर dp/dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, तो बल कहा जाएगा। और बल का व्यंजक जो है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। एकदम याद रखना है, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे और आपके लिए आवश्यक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक आघातवर्ध ठीक है धातु कौन होता है। तो बच्चे आघातवर्ध का मतलब होता है पीट कर चदरे में परिवर्तित करना, और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु जो होता है वह सोना होगा। क्या होगा, सोना होगा, याद रखना बच्चे, सोना होगा। यहां देखिए लोहा मतलब Fe मतलब परमाणु संख्या 26, और यह लौह चुंबकीय पदार्थ है, याद रखना बच्चे, लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है किसको, फेरस को। अब देखिए चांदी की बात करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और चांदी की बात हम लोग कर रहे हैं। चांदी क्या होता है बच्चे, चांदी यानी आपको Ag, और Ag का मतलब हो गया क्या, Ag का मतलब हो गया परमाणु संख्या 47 होगा, और यह एक प्रकार का, एकदम याद रखिए चांदी जो होता है Ag 47 परमाणु संख्या, यह क्वाइनेज मेटल है बच्चे। कौन सा मेटल है, क्वाइनेज मेटल होता है, यानी आपका ठीक है मुद्रा धातु कहलाता है। प्लेटिनम को हम क्या कहेंगे, तो ये व्हाइट गोल्ड कहलाता है। कौन सा गोल्ड कहलाएगा, तो व्हाइट गोल्ड कहलाता है। कौन, तो आपका प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड कहलाता है। इसे एडम कैटलिस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चे, क्या कहेंगे, एडम कैटलिस्ट भी कहेंगे। तो आघात वर्धता मैंने आपको बता दिया कि ऐसा धातु जिसे पीट कर चदरे में परिवर्तित किया जा सकता है उसे हम आघात वर्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, आघात वर्ध कहेंगे बच्चे। तो ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना मतलब क्या हुआ,
सोना का उपयोग हम लोग किस में करेंगे? तो आभूषण में और बहुत सारे कामों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? बच्चे मानव शरीर में तत्व कौन कौन तत्व होता है जरा देखिए। मानव शरीर में तत्व कौन कौन होगा? शरीर में तत्व, ये तत्व देखिए कौन कौन होता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन O, उसके बाद C, उसके बाद H, OCHN, ठीक है, का P K S ना, याद रखिएगा बच्चे। सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। दूसरे नंबर पर कौन होगा? तो कार्बन 18%। उसके बाद 10% हाइड्रोजन और कैल्शियम, याद रखिएगा 2%। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक धातु कौन पाया जाएगा? तो कैल्शियम पाया जाएगा। यहाँ तत्व के विषय में बात कर रहा है तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, देन आफ्टर कैल्शियम। अगर धातु पूछा जाता तो सबसे अधिक धातु कौन होता? तो कैल्शियम होता बच्चे, लेकिन चूंकि तत्व पूछा जा रहा है इसीलिए ऑक्सीजन होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कौन करता है? एकदम ध्यान में रखिए, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कौन करेगा? तो आपको पता होगा कि ध्वनि की प्रबलता जो है, अभी मैं बोल रहा हूं हेलो हेलो हेलो, यानी ऊर्जा का मान अधिक हो गया। तो यदि ध्वनि में ऊर्जा का मान अधिक हो तो वह क्या होगा? तीव्रता कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा? तीव्रता कहलाएगा। याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता समानुपाती आयाम के वर्ग का होता है, आयाम के वर्ग का होगा। तो आयाम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? आयाम पर। जबकि ध्वनि के मुख्य रूप से कितने गुण होते हैं बच्चे? तो ध्वनि के मुख्य रूप से याद रखिएगा 3 गुण होते हैं। पहला गुण प्रबलता या तीव्रता, प्रबलता इंटेंसिटी और लाउडनेस, प्रबलता या तीव्रता, यह डिपेंड करता है किस पर बच्चे? तो यह डिपेंड करता है किस पर? तो केवल आयाम के वर्ग पर। दूसरा देखिए, दूसरा आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, ये दूसरा जो है वो आपको तारत होता है, तारत यानी पिच होता है, और ये डिपेंड करता है किस पर? तो केवल आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। याद रखिएगा किस पर डिपेंड करेगा? आवृत्ति पर। और तीसरा क्या होता है बच्चे? तो याद रखना है गुणता, गुणता क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। तो गुणता ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा अधिस्वर पर, ओवरटोन पर डिपेंड करता है। तो ध्यान में रखिएगा ध्वनि के कितने गुण? तो ध्वनि के 3 गुण, प्रबलता या तीव्रता यह डिपेंड करता है आयाम और ऊर्जा पर, ठीक है। दूसरा आपको तारत, यह डिपेंड करता है आवृत्ति पर। गुणता यानी गुणता यह ओवरटोन यानी अधिस्वर पर डिपेंड करेगा। चलिए बच्चे, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देख लीजिए क्या है आपका क्वेश्चन। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना हो? तो ये बच्चे 17 मीटर होनी चाहिए। चलिए, ध्वनि चला यहां से, ये सोर्स है, सोर्स से चला, परावर्तक सतह से टकराया, और यदि ध्वनि 1/10 सेकेंड में पुनः सुनाई दे तो समझ जाइए 2 ध्वनि आपस में जुड़ी हुई है। और ये देखिए, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है, तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चे। और आपको पता है दूरी कितना हो गया? तो 2x, और समय कितना हो गया? 1/10 सेकेंड, यानी 20x बराबर क्या हो गया? 332। और x का मान कितना निकल जाएगा बच्चे? तो 332 बटे क्या कर लेंगे? 20, यानी आपको 16.6 मीटर हो गया। तो 16.6 मीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर आपको परावर्तक सतह और ध्वनि के परावर्तक सतह और ध्वनि के स्रोत के बीच की दूरी अगर 17 मीटर के आसपास है तो 2 ध्वनि आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसे ही इको या प्रतिध्वनि कहा जाता है। और प्रतिध्वनि के कारण ही हम लोग 2 पहाड़ों के बीच की दूरी, फिर देखिए, ठीक है, आपका पहाड़ की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है, समुद्र की गहराई इत्यादि माप सकते हैं इको मेथड के द्वारा। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बच्चे लोग। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से, ठीक है, दूर जा रही है, तो सायरन के समान तारत्व के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होगा? बच्चे आपको पता है ये है पुलिस, ठीक है, पुलिस की गाड़ी है और ये, ठीक है, पीछा कर रही है किसका? तो सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है, ये प्रेक्षक है, इससे दूर भाग रही है ये। तो आपको पता है कि जब स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी या ध्वनि की आवृत्ति घटेगी तो उस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा कि डॉपलर प्रभाव कहेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच, ठीक है, रिलेटिव मोशन के कारण व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड
और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब स्रोत और श्रोता एक दूसरे के निकट आएगा तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी या प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी, और यदि दूर जाएगा तो ध्वनि और प्रकाश की आवृत्ति में क्या होगा, कमी आएगी। तो बच्चे इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, दूर जा रहा है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन क्या होगा, आपको डिस्टेंस उसके बीच घट रहा है, इसीलिए आपका तारत्व यानी तारत्व यानी क्या हुआ, आपका आवृत्ति क्या होगा, घटेगा, यानी कम होगा, क्या होगा, कम होगा। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर के सूखे बालों की कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि के कारण क्या होते हैं। तो बच्चे जब भी आप सूखे, ठीक है, से ये कीजिए, रगड़िए, तो क्या होगा, तो सिर के बाल जो है, ठीक है, वो उस पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश, छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होंगे, छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होंगे, यानी लाइटनिंग होगा हल्का हल्का, इसी के कारण कड़कड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आपको, ठीक है, बादल गरजते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर एक निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर दूरी तय करता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य W बराबर होता है F इंटू, ठीक है, S, और आपको पता है कि F डॉट S होता है बच्चे, और ये क्या होगा, सामान्य दिशा में है तो FS cos थीटा कर लीजिए, तो एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, यानी FS आपको वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि बल का परिमाण है वह 1 न्यूटन गुना क्या कर दीजिए 1 मीटर, दोनों का मान हो जाएगा 1 जूल। कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है जबकि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बच्चे लोग देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देख लिया जाए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो अम्ल को अभिक्रिया कराइए क्षारक से, और जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लवण और जल, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। यानी आपको व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ, ठीक है, रिएक्टेड विथ बेसिस देन इट फॉर्म्स एसिड और सॉल्ट, देन इट फॉर्म्स सॉल्ट और, ठीक है, वाटर, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, जब एक एसिड धातु का ऑक्साइड क्षारीय व्यवहार करता है, एकदम याद रखना है, धातु का ऑक्साइड कैसा व्यवहार करेगा, तो क्षारीय, बेसिक कैरेक्टर का होता है, और इसी के कारण आपको लवण और जल का निर्माण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। याद रखिए, व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म्स, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। चलिए थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। ये देखिए, ये धातु है, कोई भी धातु ले लीजिए और उसको अभिक्रिया करवाइए। अगर हम धातु का अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे, ठीक है, जैसे HCl अम्ल से करवाएंगे तो लवण और जल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लवण और जल का निर्माण होगा। जब धातु के ऑक्साइड को हम कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएंगे, कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको सॉल्ट प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, फिर जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। जब अम्ल को, धातु को अभिक्रिया करवाएंगे किससे, ठीक है, धातु को अभिक्रिया कराएंगे किससे, तो बच्चे, ठीक है, आपको धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दिए, किसका, अम्ल का, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दीजिए, किसका, अम्ल का, तो क्या प्राप्त होगा, तो धातु ऑक्साइड से अगर अम्ल का अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, एकदम याद रखिएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, धातु कार्बोनेट से कराने पर क्या मिलेगा, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराने पर लवण और जल का निर्माण होगा, लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, आपको धातु के ऑक्साइड से कराने पर, ठीक है, क्या होगा, आपको लवण तथा जल की प्राप्ति होगी। अब ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी। तो आसान प्रश्न है बच्चे। तो आपको यूनिट विद्युत खपत, बार बार हम बोलते हैं यूनिट विद्युत खपत क्या होता है, तो यूनिट विद्युत खपत होता है, क्या होगा, तो पावर गुना N गुना T
बटा 1000 कर लीजिए ना, क्या होगा, पावर का वैल्यू है 100 वाट, ठीक है, एन का मान है कितना, तो कितना बल्ब है, तो 10 बल्ब है, 10 लैंप है, और ठीक है घंटा कितना, 8 घंटा है, बटा क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए बच्चे, ये काट दीजिए, तो 8 यूनिट हुआ, ठीक है, एक दिन का खर्च। और कह रहा है कि मासिक खर्च, इसको 30 से गुना कर दीजिए, तो 8 या 24, 240 यूनिट हो जाएगा, 240 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 240 यूनिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो बच्चे आसान प्रश्न है, ठीक है, यहाँ देखिए 98.6 आपको करना है सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे कितना 180, काट दीजिए 20 पंचा 100, 20 नमासी से 9c या ऐसे करिए, ठीक है, सीधा सीधी कर लीजिए, c बराबर, ठीक है, 5/9 इंटू क्या करेंगे 98 में से 98.6 माइनस 32 कर दीजिए, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 32 घटा दिए तो ये आ जाएगा, ठीक है, 8 में से 2 गया कितना, तो 6, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, और 9 में से 3 गया 6 आ गया, 66.6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना क्या 5/9, तो बच्चे काट दीजिए 9, 9 7 63, 9 चौके 36, और ये 7.4 गुना 5 कर देंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे भी डायरेक्ट भी हमको ध्यान में था 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान आपको सेल्सियस पर 37, ठीक है, फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पर कितना होगा बच्चे, तो 310 केल्विन, कितना केल्विन 310 केल्विन होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा। सी बराबर सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे क्या करेंगे 180, इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होगा, घटता है बच्चे। दाब बढ़ाने पर आपको पता है कि दाब, ठीक है, दाब प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और अगर दाब बढ़ेगा, याद रखिएगा बढ़ेगा, तो क्वथनांक बढ़ेगा, यानी क्वथनांक बढ़ेगा यानी क्या हो गया, बीपी आपका बढ़ेगा, बीपी इंक्रीजेस, और दाब अगर बढ़ेगा तो गलनांक यानी एमपी क्या होगा, घटेगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। तो दाब बढ़ने पर गलनांक का मान क्या होता है, घटता है, दाब बढ़ने पर गलनांक का मान क्या होता है, घटता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है। तो बॉयल साहब ने बताया कि देखिए, ठीक है, नियत ताप पर, किस ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहीं से उन्होंने निकाला P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। बॉयल के नियम के अनुसार आपका जो ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, किसके P और V के बीच, वो हमेशा हाइपरबोला प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। कौन सा होगा बच्चे, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चे यहां पर देख लीजिए मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाएगा। तो याद रखना है कि के नाका मग अल जन फे पब एच कू हज अज ओ। तो अगर इस पर हम बात करें तो यहां देख लीजिए क्या होगा, तो सबसे के ना का मग अल जन, ठीक है, फे और पब एच कू, ये देखिए कॉपर, हज मरकरी, ठीक है, अज, ठीक है, आपको सिल्वर एयू। तो सबसे अक्रियाशील धातु क्या है, सिल्वर। सिल्वर आपको प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाएगा, लेकिन बोलते हैं सोना आपको प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाएगा। सोना नहीं है तो एजी खोजेंगे, एजी नहीं है तो मरकरी खोजेंगे, मरकरी नहीं है तो क्या करेंगे, कॉपर आपको ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए कॉपर ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे होगा वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि वह अक्रिय धातु के रूप में होगा। तो तांबा यानी कॉपर मतलब परमाणु संख्या कितना, तो 29। कॉपर कौन सा धातु, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और कॉपर याद रखिएगा, इसे कॉपर को हम लोग रखते हैं क्वाइलेज मेटल्स में, और यह, ठीक है, आपको 11वें वर्ग का धातु है। किस वर्ग का, 11वें वर्ग का धातु है। लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है, अति क्रियाशील होता है। जस्ता भी अति क्रियाशील होगा, शीशा भी क्रियाशील होता है। यह सब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा मुक्त अवस्था में, तो बच्चे या तो सोना, या तो चांदी, या मरकरी, या कॉपर। तो कॉपर इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के आधार पर कॉपर आंसर होगा, नहीं तो क्या होता, सोना होता।
रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन होता है? तो बच्चे रक्त में पाया जाने वाला धातु लोहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि रक्त जो है वो क्या होता है? तो रक्त जो है बच्चे ध्यान में रखिए, रक्त हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त हमारे लिए क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त जो है हमारे शरीर के अंगों को पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है, यह ऑक्सीजन को भी ढोने का कार्य करता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभारिकों में क्या समान होता है? बच्चे आपको पता है संभारिक 6C14 और 7N, ठीक है, ले लीजिए संभारिक 6C14 और ठीक है आपको 8O16 या ऐसे कर दिए 6C15 और 7N15 लीजिए। यहां देख लीजिए दोनों का परमाणु भार क्या है? बराबर है। इसको संभारिक कहते हैं। यदि ठीक है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु भार समान हो तो उसे संभारिक कहते हैं। यदि आपको भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का क्या हो, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अगर ठीक है भिन्न भिन्न तत्व है लेकिन आपको क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। और समस्थानिक किसको कहते हैं? तो समान तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों के परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो संभारिक में क्या समान होगा? तो नाभिक समान होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने परमाणु भार की चर्चा की है। परमाणु भार कहाँ पर परमाणु होता है? तो नाभिक में होता है। तो नाभिक समान होगा बच्चे। जैसे यहाँ देखिए 6C ठीक है 15 मैंने लिया था और 7N15 लिया। यहाँ देखिए आपको ये 7N15 लिया है, तो ये आपका नाभिक में ही उपस्थित होता है। नाभिक में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित रहते हैं, इसीलिए आपको नाभिक समान होगा। याद देखिए आयन, यदि कोई तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आयन का निर्माण करता है। फिर देखिए प्रोटॉन, ये धनात्मक आवेश युक्त होता है। इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित होता है। क्या होगा? ऋणावेशित होता है। ये अंतिम क्वेश्चन था बच्चे लोग, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आज थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट फेल्योर था, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया है? रिकॉर्डिंग कर दिया है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल लाइव होगा, ठीक है। तो लाइव होने पर ज़्यादा मज़ा आता है बच्चे। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।